24,000 अगर सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तो मैं मानूंगा मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद नहीं आई है। मैं डेली चैनल पे 3 वीडियोस डाल रहा हूँ। पहली वीडियो में डाल रहा हूँ चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, दूसरी उसकी टॉप 5 एडजस्टमेंट्स की, और तीसरी एक क्वेश्चन में पूरे चैप्टर की कवरेज। और बाकी जनरल वीडियोज़ की तो गिनती ही नहीं है, और जो शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को लगता है सर ने मेहनत नहीं की, तो कोई नहीं, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, पर मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। जैसे आज ये वीडियोज़ में लेकर के आया हूँ, अमैलगमेशन पूरा रिवाइज करा दूंगा 10 मिनट के अंदर। इसके बाद अमैलगमेशन की टॉप एडजस्टमेंट की वीडियो आएगी, उसके बाद इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो, जो एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जो मई 26 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होगा, वो आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और अगर कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो तो 24,000 मेरे पूरे कराओ। मैं एमसीक्यू भी फ्री में दूंगा फिर आपको। और लाइक कर दो वीडियो का, लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। कमेंट करो अब की बार इंटर पार या फिर अब की बार AIR। कमेंट करके बताओ आप लोग क्या सोच रहे हो, इंटर पार या AIR। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। और हर एक वीडियो जो 3-3 वीडियोस में डाल रहा हूँ पर चैप्टर की, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की, जा करके देखो, फायदा उठाओ। ओके सर जी, बाकी ऊपर दिया नंबर है कोई भी क्वेरी के लिए। एक आखिरी अनाउंसमेंट, अगर अभी भी एडवांस अकाउंट स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो, पूरी कवरेज, कॉन्सेप्ट, RTP, PYQ, स्टडी मैट क्वेश्चन, MCQ, सब कुछ मात्र 2 दिन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 35 आवर्स बैच है, वो ज्वाइन कर लीजिए। 2 से 3 दिन में भी हो जाएगा, अभी ले लो, क्योंकि इसके बाद फिर देरी हो जाएगी। 3 दिन है अभी, 2, 3, 4 हो जाएगा कवर। ठीक है सर, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। अमैलगमेशन का मीनिंग, 2 or more companies join together to form a new company, और for absorption is called amalgamation। मैं एग्जांपल देता हूँ, A लिमिटेड प्लस B लिमिटेड इक्वल टू C लिमिटेड, इसे कहते हैं अमैलगमेशन। 2 पुरानी कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म, नई कंपनी आ गई C लिमिटेड। A और B ने खत्म कर दिया अपने आप को, C के नाम से हाथ मिला करके, दोनों ने हाथ मिला करके C के नाम से प्रवेश किया मार्केट में, दिस इज अमैलगमेशन। A प्लस B इक्वल टू B, यहाँ पे एक कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो रही है, एक कंपनी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है दूसरी कंपनी के द्वारा, ये एब्जॉर्प्शन है। या फिर A प्लस B इक्वल टू A, ये भी एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है सर, और कोई एक ही कंपनी है A लिमिटेड, उसका ही शेयर होल्डर बदल के, मरम्मत करके, नाम चेंज करके, उसको ही B लिमिटेड के नाम से ले आए हैं मार्केट में, दिस इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब अमैलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, अकाउंटिंग वही रहेगी जो आपको पढ़ाई जाएगी, सेम टू सेम। नेक्स्ट है इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? पहले मैंने अमैलगमेशन का मीनिंग बताया है, अब इस चैप्टर में एक टर्म यूज होती है बहुत ज्यादा, परचेज कंसिडरेशन, उसका मतलब बता रहा हूं। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो खरीदने के बदले में उसको कुछ पेमेंट करनी होती है, वही परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। तुम कोई कंपनी खरीदोगे तो उसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करोगे, तुमने एक कंपनी के एसेट लायबिलिटी सब खरीद लिए, तो बताओ खरीदने के बदले में पेमेंट की जाती है या नहीं की जाती है? तो वही पेमेंट क्या कहलाती है? परचेज कंसिडरेशन। अब वो पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू भी हो सकती है, शेयर्स के रूप में भी हो सकती है, इस चैप्टर के अंदर याद रखिएगा। ओके सर, परचेज कंसिडरेशन का मतलब सामने वाली कंपनी को खरीदने के बदले में जो भी आप उसको कैश, बैंक या शेयर्स के रूप में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है सर। अब कई बार वो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, कई बार तुम्हें खुद निकालनी पड़ती है। अगर तुम्हें परचेज कंसिडरेशन खुद निकालनी पड़ रही है तो उसके 2 मेथड हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन ने परचेज कंसिडरेशन दी तो नहीं है, पर परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। व्हेन देयर इज नो मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन ने परचेज कंसिडरेशन डायरेक्ट नहीं बताई, तुम्हें खुद निकालनी पड़ रही है, पर क्वेश्चन ने परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, इंफॉर्मेशन कुछ भी गायब नहीं करी है, तब नेट पेमेंट मेथड लगाओगे। और नेट एसेट मेथड कब लगाओगे? जब ना तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली बताया परचेज कंसिडरेशन कितनी है, और ना ही परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दी है, इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं दी, फिर नेट एसेट मेथड लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। खरीदने वाली कंपनी ने जो एसेट खरीद लिया माइनस जो लायबिलिटी खरीद ली, और दोनों को एग्रीड वैल्यू पे लेना। एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है। ओके सर, ओके सर। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है बच्चों को, मर्जर वर्सेज परचेज। कब मर्जर का क्वेश्चन होता है, कब परचेज का क्वेश्चन होता है, बच्चों को पता नहीं चलता। और मर्जर है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये नहीं पता चलता। तो मैंने अमैलगमेशन का मीनिंग बता दिया, पीसी का मीनिंग बता दिया, पीसी के मेथड बता दिया। अब मर्जर वर्सेस परचेज बता रहा हूँ आपको कि मर्जर क्या होता है और मर्जर की कौन सी कंडीशंस हैं, और मर्जर होगा या परचेज होगा तो क्या अकाउंटिंग होगी, वो सारा बता देता हूँ। ओके सर जी। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो बच्चा पार्टी। बच्चों, अगर
क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये जो 5 शर्तें हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पांचों सेटिस्फाइड हैं तो मर्जर का केस बनेगा, पांचों में से एक भी टूट गई तो परचेज का केस बनेगा। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन के अंदर पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं तो मर्जर का केस है, एक भी टूटी तो परचेज का केस है। कौन सी है 5 शर्तें? पहली शर्त, ऑल एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व्स टेकन ओवर। खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी के सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व सब टेक ओवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दूसरी शर्त, 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पुरानी कंपनी में थे वो कम से कम नई कंपनी में भी बन रहे हैं। मतलब पुरानी कंपनी में मान लो 10 शेयर होल्डर्स थे, उसमें से एटलीस्ट कम से कम 9 शेयर होल्डर अगली कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं, नई कंपनी में भी शेयर होल्डर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, अगर आप फ्रैक्शन शेयर्स के बदले में कैश दे रहे हो तो भी तीसरी शर्त पूरी ही मानी जाएगी। चौथी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है, भले ही नई कंपनी द्वारा पर कंटिन्यू किया जा रहा है। और पांचवी शर्त, जो एसेट लायबिलिटी खरीदे गए हैं नई कंपनी के द्वारा, नई कंपनी उन्हें बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करके चलती है। मतलब एसेट लायबिलिटी की जो वैल्यू पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में लिखी हुई थी वही वैल्यू नई कंपनी भी अपनी बैलेंस शीट में लिख करके चल रही है एसेट लायबिलिटी। ये पांचों शर्तें पूरी हुई तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज, एक भी टूटी तो परचेज। ओके सर, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या परिवर्तन आ जाता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या चेंज आ जाता है? सुनो, चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, केवल और केवल रिजर्व्स की अकाउंटिंग बदलती है। केवल और केवल रिजर्व्स की अकाउंटिंग बदलती है, वो भी नई कंपनी के यहां, वो भी नई कंपनी के यहां। तो सुनो, जो ओल्ड कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए कंपनी खत्म हो गई उसे ओल्ड बोलेंगे, बी को न्यू बोलेंगे, ठीक है सर। तो ओल्ड कंपनी के यहां चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, रिजर्व्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएंगे सारे। केवल किसी रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। आई रिपीट अगेन, 5 शर्तें पूरी हुई मर्जर का केस, एक भी टूटी परचेज। अब चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, सारी अकाउंटिंग सेम रहेगी, केवल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलता है, केवल और केवल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलता है। रिजर्व्स में भी चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी के यहां एक ही ट्रीटमेंट है। सारे रिजर्व्स उठा के इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो, किसी रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन केवल रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लो जनरल रिजर्व है और नीचे लिख दिया इसके अगेंस्ट 20,000 की लायबिलिटी है, तो जनरल रिजर्व में से 20,000 माइनस करके बाकी का इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो, 20,000 रियलाइजेशन में डालो। ओके सर, ओके सर। हाँ, नई कंपनी के यहां क्या होगा? नई कंपनी के यहां क्या होगा? मर्जर के केस में बाकी सारी अकाउंटिंग सेम रहेगी, केवल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलेगा। क्या? सारे रिजर्व्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जाएगा और जो भी डिफरेंस है वो जनरल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट करेंगे। सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे। मर्जर के केस में नई कंपनी के यहाँ सारे रिजर्व्स टेक ओवर किया जाएगा। और पहले अभी शुरू में बताया भी, मर्जर होने की एक शर्त भी है, ये सारे रिजर्व्स, एसेट लायबिलिटी सब टेक ओवर किए जाए। तो नई कंपनी की बुक्स में पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व्स को लेने की एंट्री पास होगी और उस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, अगर परचेज का केस है तो नई कंपनी द्वारा पुरानी कंपनी के केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे। एग्जांपल, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, ये सब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब, जिसकी एंट्री होगी नई कंपनी की बुक्स में अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, यानी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वगैरह वगैरह। यानी पांचों शर्तें पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। मर्जर और परचेज सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, केवल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलता है। रिजर्व्स का भी ट्रीटमेंट ओल्ड कंपनी के यहाँ एक ही है, सारे रिजर्व्स को उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालो, केवल रिजर्व के केस जो लायबिलिटी पोर्शन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। नई कंपनी के केस में अगर मर्जर है तो सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, बुक वैल्यू पर डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा। नई कंपनी के केस में, नई कंपनी की बुक्स में अगर परचेज का केस है, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। बच्चों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पर। इतनी मोटिवेशन तो दीजिए, कितने दिन से लगे हुए हैं, क्या क्या ला रहे हैं, हर एक तरीके से आपको एग्जामिशन 70, 80, 90 दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फंसे हुए हो कई अटेम्प्ट से और आपको लग रहा है कि हाँ इस बार ही कुछ हो सकता है, तो सब्सक्राइब करो ना यार, अपने सर को मोटिवेशन दो यार। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पर। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए जनरल एंट्रीज पर आ जाते हैं। ओल्ड कंपनी की बुक्स में, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए खत्म, बी ने एब्जॉर्ब कर लिया ए को, तो ओल्ड कंपनी हुई ए, न्यू कंपनी हुई बी। ठीक है सर। तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी, सबसे पहले रियलाइजेशन टू एसेट, एसेट को रियलाइजेशन में डाल दो, फिर लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में डाल दो, फिर एसेट लायबिलिटी सामने वाली कंपनी को दे दो। तुम बेच रहे हो अपने आप को तो एसेट लायबिलिटी उठाओ, सामने वाली कंपनी को दे दो। पहले एसेट को रियलाइजेशन में डालो, फिर लायबिलिटी को रियलाइजेशन में डालो, एसेट रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, फिर ये एसेट लायबिलिटी उठा के सामने वाली कंपनी यानी बायर कंपनी को दे दो, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन। इसमें पीसी अमाउंट आता है थर्ड एंट्री में। उसके बाद सामने वाली कंपनी से कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब ले लो। भाई तुमने अपने एसेट लायबिलिटी उठा के सामने वाली कंपनी को दे दी, अब उनसे पैसा लो।
वो आपको कैश देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन पे अगर कुछ खर्चे हो, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ओके सर, नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, भाई आपने अपने एसेट उठाए, थैले में रियलाइजेशन यानी थैले में डाले, लायबिलिटी थैले में डाली, थैला सामने वाली कंपनी को दे दिया, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, उनसे पैसे ले लिए, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, और रियलाइजेशन पे जो भी खर्चा हो वो पे कर दिया। अब जो कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तुम्हारे पास आया है उसे अपने शेयर होल्डर्स को दो ना। जो कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ओल्ड कंपनी के पास आया है वो कंपनी भी अपने पास थोड़ी ना रखेगी, शेयर होल्डर को देगी। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर उनको जो उनके लिए कैश और प्रेफरेंस शेयर्स आया वो दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ठीक है सर, और छठी एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है सर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमें चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। रिजर्व पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है, जैसे कैपिटल रिजर्व, P&L, WCR, ये सब टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर क्या करो, इससे पहले तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके लिए इक्विटी शेयर्स और जो कैश आया है वो दो। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है उस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो इक्विटी शेयर्स आए हैं और जो कैश आया है वो उन्हें दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी टू कैश अकाउंट। दिस इज इट। देयर आफ्टर नई कंपनी क्या जनरल एंट्री होगी। नई कंपनी सबसे पहले बिजनेस खरीद रही है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कंपनी अकाउंट। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में नई कंपनी बताएगी कि उसने क्या क्या एसेट्स खरीदे हैं, कौन कौन से एसेट खरीदे हैं, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। और इसी एंट्री में प्यारे बच्चों अगर परचेज का केस है तो जो भी डिफरेंस है, डेबिट में डिफरेंस है तो गुडविल में जाएगा, क्रेडिट में डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, और अगर मर्जर का केस है तो प्यारे प्यारे बच्चों डिफरेंस जर्नलिज्म में चला जाएगा। और यहाँ पे रिजर्व्स कब टेक ओवर होंगे, जब मर्जर का केस है, सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे। अगर परचेज का केस है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं आएगा, अलग एंट्री आएगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ओके सर, ये देखो मैंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर। सेकंड एंट्री होगी एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, और टू रिजर्व तब आएगा जब मर्जर का केस होगा। और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में जाएगा परचेज के केस में, और जर्नलिज्म में जाएगा मर्जर के केस में। फिर अगर परचेज का केस है तो एक एंट्री और आ जाएगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके बाद बायर कंपनी जो कंपनी तुमने खरीद लिया यानी वेंडर कंपनी, उसको कैश दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, अगर प्रीमियम पे दे रहे हो शेयर्स वगैरह तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आ जाएगा। अच्छा जी, डिवेंचर दे दो तो डिवेंचर इन ओल्ड कंपनी टू न्यू डिवेंचर्स, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो नई कंपनी अगर पे कर रही है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होंगे, एज द केस मे बी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज इट, पूरा अमेलगमेशन। बच्चों सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, अब की बार AIR, अब की बार इंटर पार। MCQ फ्री में दूंगा आपको, सारे दे दूंगा, पूरा स्टडी मैट पूरा सारा दे दूंगा, MCQ सारा अपनी तरफ से भी। जो एडवांस केस स्टडीज हैं ITB PYQ में जो पास्ट पेपर्स में जो MCQ आए हुए हैं वो भी, और ICI की जो बुकलेट है MCQ की वो भी पूरी दे दूंगा यूट्यूब पर फ्री। सब्सक्राइब करके 24,000 पहुंचाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।